नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके सेमेस्टर 6 के एक और नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है बिजनेस एनालिटिक्स। और बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर जो पहला चैप्टर है आपका, उसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू द डेटा साइंस। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से जुड़ा हुआ हमारा ये फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है, फर्स्ट वीडियो रहने वाला है। जैसा कि आप सभी टाइटल से वाकिफ हो चुके हैं, हमें इंट्रोडक्शन टू द डेटा साइंस देखना है। मतलब सबसे पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, सर डेटा साइंस का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर डेटा साइंस का मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, जब भी आप लोग डेटा साइंस की बात करते हैं ना, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। आपको डेटा का इस्तेमाल करना है, डेटा को यूज करके या डेटा के अंदर से जो यूजफुल इंसाइट है या जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये जो एक्सट्रैक्शन आप लोग करते हैं, वो किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, या एल्गोरिथम का यूज करके कर सकते हैं। इसका मतलब डेटा साइंस का मतलब होता है एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूएबल इंसाइट और यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा बाय द यूजिंग ऑफ द स्टैटिस्टिकल टूल, टेक्नोलॉजी और द एल्गोरिथम इज कॉल्ड द डेटा साइंस। समझ में आया? यानी कि डेटा साइंस के अंदर हमें क्या करना है, जो आपको डेटा गिवन होता है ना, उस डेटा के अंदर से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या करना होता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना होता है। चाहे आप लोग कुछ स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करें, चाहे आप लोग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करें, चाहे आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो यही डेफिनेशन मैंने आप सभी के सामने लिखी हुई है। डेटा साइंस का मतलब होता है एक्सट्रैक्टिंग द यूजफुल इंसाइट बोल दीजिए या यूजफुल इंफॉर्मेशन बोल दीजिए फ्रॉम द डेटा यूजिंग द, देखिए, स्टैटिस्टिक हो गया, एल्गोरिथम हो गया और टेक्नोलॉजी हो गया। और बहुत डिटेल में जाकर के अगर आप लोग रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे सर डेटा साइंस के अंदर हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, कल्मिनेशन देखने को मिलता है तीन चीजों का। सर हमें तीन चीजों की बुनियादी समझ होनी चाहिए अगर आप लोग डेटा साइंस के साथ डील करना चाहते हैं। डेटा मतलब आप लोगों को स्टैटिस्टिक की अच्छी खासी मालूमात होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग की आपको अच्छी खासी मालूमात होनी चाहिए और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन तीनों को अगर आप लोग कंबाइन कर देते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द डेटा साइंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि डेटा साइंस के अंदर हमें स्टैटिस्टिक का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए, प्रोग्रामिंग का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए और बिजनेस की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और डेटा साइंस का इस्तेमाल करके आज के टाइम में जितने भी आप सभी डिजिटल प्रोडक्ट्स देखते हैं या जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे आप लोग वो फेसबुक की बात कर लीजिए, यूट्यूब की बात कर लीजिए या अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए। देखिए ना, आपने कोई भी प्लेटफॉर्म खोला, जैसे अमेजोन मैंने खोला और मैंने एक बार ये सर्च किया है कि मेरे को क्या खरीदना है, ये वाला माइक्रोफोन खरीदना है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम आपका जो फ्लिपकार्ट है या अमेजोन ओपन करूंगा ना, तो मेरे को इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखेगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे किया ये गया है डेटा साइंस का इस्तेमाल, यानी कि डेटा के अंदर से कुछ ऐसी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके और स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करके, और वही सेम चीज मेरे को डिलीवर की जा रही है, वही सेम चीज मेरे को दिखाई जा रही है, ताकि जो आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस है ना, वो बेहतर हो सके और सेल्स को इंक्रीज किया जा सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी आर्टिकल है जब भी आप लोग डेटा साइंस की बात करते हैं। ठीक है, तो डेटा साइंस का मीनिंग उम्मीद करता हूं आपको क्लियर रहा होगा। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो मैंने आपको क्लियर कराई है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पढ़ना है सर ये डेटा क्या होता है और डेटा कितने तरीके के होते हैं। देखिए, देयर आर द मल्टीपल टाइप ऑफ द डेटा। अब डेटा की क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे की जाती है, जैसे टाइम के बेस पे आप लोग करते हैं, नेचर के बेस पे करते हैं, सोर्स के बेस पे करते हैं। इसका मतलब क्या है, डेटा की जब आप लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो अलग अलग बेस के ऊपर करते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा डेटा का मीनिंग क्या होता है। अगर आप लोग डेटा को समझना चाहते हैं तो डेटा का सिंपल सा मतलब होता है जितने भी रो फैक्ट्स एंड फिगर है ना,
ना, वो सब क्या होते हैं, डेटा होते हैं। क्लियर है? जितना भी आपको रो फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइड किया गया सर, वो क्या है, डेटा है, जिसको बाद में जाके प्रोसेस किया जाता है और उसके अंदर से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि डेटा मींस द रो फैक्ट्स एंड फिगर व्हिच कैन बी प्रोसेस्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन। यही बात आपको यहां पे लिखी हुई है ना, दीज आर द रो फैक्टर्स या फिर रो फैक्ट्स एंड द फिगर्स व्हिच कैन बी प्रोसेस्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन। इनको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है ताकि इनसे इंफॉर्मेशन गेट किया जा सके। और याद रखिएगा, इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड द अनप्रोसेस्ड। जो डेटा होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है और अनप्रोसेस्ड होता है। समझ में आया? तो डेटा का मतलब दीज आर द रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, रो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, जिनको बाद में प्रोसेस करके इनके अंदर से इंफॉर्मेशन निकल आ जाता है। और याद रखिएगा, दीज आर द अनऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज द अनप्रोसेस्ड। क्लियर है? तो बहुत बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको समझाई कि सर यहाँ पे आपका डेटा का मीनिंग क्या होता है। अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल ले लीजिए, 100 की बात कर लीजिए, 200 की बात कर लीजिए, 300 की बात कर लीजिए। दीज आर द रैंडम नंबर्स। ये क्या है, आपके नंबर्स है, फैक्ट्स है, फिगर है। लेकिन अगर मैं कहूं सेल्स इंक्रीज बाय द 20%, इसका मतलब क्या है, ये जो 20 था ना, ये जो 20 था, ये अभी क्या बन चुका है सर, आपका इंफॉर्मेशन बन चुका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब क्या है, आप लोग कह सकते हैं डेटा सिंपल शब्द में दीज आर द रो फैक्ट्स एंड फिगर आप लोग कह सकते हैं, या आप लोग कह सकते हैं रो फैक्ट्स एंड फिगर या रो नंबर जो होते हैं ना, उनको आप लोग डेटा बोलते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अनप्रोसेस होते हैं, जिनको बाद में प्रोसेस करके इनसे इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कीजिएगा सर टाइप्स ऑफ डेटा कितने होते हैं। काफी अहम इंपॉर्टेंट जरूरी आर्टिकल है, एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से टाइप्स ऑफ डेटा की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ द डेटा या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल बेसिस, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, अलग अलग बेस के बिहा पे डेटा को आप लोग क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आप लोग कहते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर आप लोग डेटा को क्लासिफाई करते हैं, नेचर के बेस पे डेटा को क्लासिफाई करते हैं, सोर्स के बेस पे डेटा को क्लासिफाई करते हैं, और टाइम के बेस पे डेटा को क्लासिफाई करते हैं। फर्क कीजिए, स्ट्रक्चर के बेस पे है ना, एक आपका ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, एक आपका अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और एक सेमी स्ट्रक्चर। तो कितने तरीके के हो गए, 3 तरीके के हो गए हैं। इसी तरीके से जब आप लोग नेचर की बात करेंगे तो प्राइमरी डेटा हो जाएगा, एक आपका सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, वहां पे 2 तरीके के डेटा हो गए। यानी कि डेटा जो है ना, उसकी क्लासिफिकेशन अलग अलग बिहा पे की जाती है, अलग अलग बेसिस पे की जाती है, उस बेस को आपको पकड़ के चलना है। जैसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लोग जो डेटा की क्लासिफिकेशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो किस बेस पे करेंगे सर, स्ट्रक्चर के बेस पे करेंगे। और स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे पास 3 तरीके के डेटा सामने निकल के आते हैं। सर 3 तरीके के डेटा, यस पीपल, 3 तरीके के डेटा होते हैं। सबसे पहला जो डेटा होता है उसको आप लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं, सेकंड आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, और तीसरा जो होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, दैट इज द सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। समझ में आया? तो यहां से आपको नाम से आइडिया लगाना है, नाम से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर डेफिनेशन को रिकॉल करना है। स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या होता है, जब सर वो आपका जो डेटा है ना, उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है रोज की टर्म में या कॉलम की टर्म में। समझ गए ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आपके कॉलम्स होते हैं, रो होते हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर जो आपका डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, उसके अंदर हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, किसके अंदर, रोज के अंदर एंड द कॉलम के अंदर। समझ में आया? तो स्ट्रक्चर आपको बनाना है, उसको एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इजी टू स्टोर एंड एनालाइज करना होता है, यानी कि जो भी आपका स्ट्रक्चर डेटा होता है उसको इजी टू स्टोर करना होता है और एनालाइज करना भी आसान हो जाता है। एक तो बिखरा हुआ सामान हो, एक आपको सिस्टमेटिक वे में दिखे कि भाई साहब ये पार्ले जी की बिस्किट की लाइन है, ये 2020 की है, ये गुड डे की है, तो आप लोग इजीली सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि वो आपको इजी टू एनालाइज करना होता है। लेकिन मैं आपको कहूं पूरा मिक्स पड़ा हुआ है, पता नहीं कौन कौन से जहां का बिस्किट आपको लाके दे दिया जाए, अब आपको उसके अंदर सर्च करना है, तो जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है ना, वहां पे आपको एनालिसिस करने में डिफिकल्टी होती है। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है और जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसको एनालिसिस करने में मजा भी आता है, सहूलियत भी होती है और आसानी भी होती है। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अगर आप लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जांपल के अंदर एक्सेल सीट ऑफ द सेल्स की बात कर सकते हैं, डेटाबेस टेबल की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्सेल सीट ऑफ द सेल्स एंड द डेटाबेस सेल्स। क्लियर है? ये कुछ एग्जांपल है जहां पे डेटा को स्ट्रक्चर वे में एक तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ होता है। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइएगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आपका 60 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है, 40 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर होता है। आपको आपका जो प्रैक्टिकल
कब से स्टार्ट हो रहा है उसका जो डेट है कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप लोग उसके ऊपर एक सिस्टमेटिक जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उसके ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है ना तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में तमाम प्रैक्टिकल क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा अलोंग विद द क्वेश्चन, ताकि आप अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर न केवल बेहतर स्कोर कर सके बल्कि सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज की भी एक अच्छा खासा बेस तैयार कर सके। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहरहाल अब वापिस आ जाइएगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या होता है, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, इसको एनालाइज करने में काफी डिफिकल्टी होती है। समझ में आया? तो अगर आपका कोई फॉर्मेट तैयार नहीं है, फिक्स नहीं है, तो उस केस में उसको एनालिसिस करने में काफी डिफिकल्टी होती है। जैसे ईमेल की बात कर लीजिए, वीडियोस की बात कर लीजिए, सोशल मीडिया पोस्ट की बात कर लीजिए, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं होती है, एक बड़ा रीजन है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। और इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड होता है और जिसके पास कुछ टैग्स होते हैं और कुछ मार्कर होते हैं। देखिए जेसन फाइल होती है, एक्सएमएल फाइल होती है, ये इसका एग्जांपल है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये जो एग्जांपल है जेसन फाइल हो गया, एक्सएमएल फाइल हो गया, इनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बिहाफ पे डेटा का क्लासिफिकेशन किया। आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। इनके एग्जांपल जरूर आपको याद रखने हैं। अब सेकंड बेसिस की बात करते हैं तो सर सेकंड बेस क्या है? सर नेचर के बिहाफ पे आपको क्लासिफाई करना है। किसके बिहाफ पे करना है? नेचर के बिहाफ पे। नेचर के बिहाफ पे आप लोग सर ये कह सकते हैं, बेस्ड ऑन द नेचर की बात करते हैं तो दिस इज द स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन। जो नेचर के बिहाफ पे आप लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना, इसी को आप लोग स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और इस बिहाफ पे आप लोग डेटा को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। सर पहली कैटेगरी आपकी बनती है दैट इज द क्वालिटेटिव डेटा, जिसको आप लोग कैटेगरी वाइज एक तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सेकंड बनती है क्वांटिटेटिव डेटा, जो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आप लोग नेचर के बेस्ड पे डेटा को क्लासिफाई करते हैं या स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की बात करते हैं तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन निकल के आती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव के अंदर दिस विल बी द डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन न्यूमेरिक। ये डिस्क्रिप्टिव होता है और नॉन न्यूमेरिकल होता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको देखने को नहीं मिलता, जैसे जेंडर वाइज हो गया, कलर वाइज हो गया या कस्टमर का फीडबैक हो गया। लेकिन अगर आप लोग क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काउंटेबल वैल्यू या न्यूमेरिकल देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे ये बात आपको याद रखना है, मैं आपको बताना भूल गया, क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर भी दो पार्ट बन जाते हैं। एक आपका डिस्क्रीट डेटा होता है, कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा के अंदर क्या होता है, आपको काउंटेबल वैल्यू मिलती है, जैसे आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है। और कॉन्टिन्यूअस के अंदर मेजरेबल वैल्यू होती है, कैन बी, यानी कि जो पॉइंट के अंदर डेसिमल के अंदर आता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे 170.5 हो गया, 65.2 हो गया। ठीक है, तो डिस्क्रीट के अंदर आप लोग पॉइंट की बात नहीं करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज की बात करते हैं, काउंटेबल वैल्यूज की बात करते हैं, फिगर की बात करते हैं। लेकिन डिस्क्रीट जो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के अंदर हम लोग दो नंबर के बीच का जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होना है उसको भी कंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर के बिहाफ पे डेटा की क्लासिफिकेशन आपको पढ़ लेनी है और आपको नेचर के बिहाफ पे डेटा की क्लासिफिकेशन पढ़ लेनी है। ठीक है, अब इतना आप लोग कर लेते हैं तो तीसरा क्या था सर? सोर्स के बेस पे। सोर्स के बेस पे माने आप लोग ये समझ सकते हैं कि सर कहां से डेटा लिया गया है। तो मैंने पहले भी बताया था, एक आपका प्राइमरी डेटा होता है, एक आपका सेकेंडरी डेटा होता है। जो बिल्कुल फ्रेश डेटा तैयार हुआ है, अभी अभी तैयार हुआ है, फर्स्ट हैंडेड होता है, एक सेकेंड हैंड होता है, एक फर्स्ट हैंड होता है। जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं सर? प्राइमरी डेटा कहते हैं, कलेक्टेड फर्स्ट हैंड। ठीक है, जो भी डेटा फर्स्ट हैंड तैयार किया जाता है, जिसको फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया जाता है, वो डेटा क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स? वो आपका बेसिकली प्राइमरी डेटा कहलाता है। जैसे आपका एक सर्वे कंपनी ने कंडक्ट कराया, ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेश है, तो वो क्या होगा? वो आपका प्राइमरी डेटा होगा। सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या होता है सर? ऑलरेडी कलेक्टेड बाय द अदर्स, उसको क्या कहते हैं आप लोग? सेकेंडरी डेटा कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गया या वेबसाइट हो गया। एक एग्जांपल से समझाता हूं, लेटर से आप लोग ले लीजिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करिए तो आपके डिपार्टमेंट से ही बार हो जाएगा। नॉन मेडिकल का एग्जांपल नहीं लेते हम लोग, कोई कॉमर्स का एग्जांपल लेते हैं, लेटर से फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं। कोई भी अकाउंट्स के अंदर मान लीजिए एक आपकी थ्योरी तैयार की गई, जिस बंदे ने उस थ्योरी को इजाद किया, डिस्कवर किया, वो फर्स्ट हैंडेड है। ठीक है, अब उसको यूज करके, उसको बेस बना करके टीचर जैसे हम लोग हैं, जैसे ये आपको जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ये किसी ना किसी किताब का एक्सट्रैक्ट है, किसी ना किसी रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट है, किसी ना किसी की रिसर्च का हिस्सा है। इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन अभी आपको प्रोवाइड की जा
रहा है, ये सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड तो है नहीं, अभी मैंने तो इजाद नहीं किया ना, मैंने तो डिस्कवर की नहीं है, मैंने तो आपको दी नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, अब उसको तोड़ मरोड़ के एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, सिर्फ दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये जो डेटा है ना सेकंड हैंड डेटा, फर्स्ट हैंडेड कब माना जाएगा, जिसने एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट दिया जब वो एग्जिस्ट नहीं करता था किसी भी किताब के अंदर, समझ में आया। तो ये आपका प्राइमरी डेटा होगा, जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है ना वो प्राइमरी डेटा होता है, जो बाद में सेकंड हैंड डेटा होता है या किसी और के डेटा, किसी और डेटा के बिहाफ पे जिस डेटा को कलेक्ट किया जाता है वो क्या होता है, आपका सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट जानकारी ये रहने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, काफी इंपॉर्टेंट, अहम और जरूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। डेटा बेस्ड ऑन द टाइम, टाइम के बेस पे कितने तरीके के डेटा होते हैं, ठीक है। टाइम के बेस पे अगर आप लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो क्लासिफिकेशन बन जाती है, क्रॉस सेक्शनल डेटा आता है, एक आपका टाइम सीरीज डेटा आता है, ठीक है। एक आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा आता है, एक आपका टाइम सीरीज डेटा आता है। सर क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है, डेटा एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है ना, एक पॉइंट के ऊपर जो डेटा होता है ना, एक समय के ऊपर जो डेटा होता है वो क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है। जैसे सेल्स ऑफ द डिफरेंट कंपनीज इन द 2025, ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल डेटा है। लेकिन टाइम सीरीज डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम का मतलब मंथली सेल्स फ्रॉम द जनवरी टू दिसंबर, तो जनवरी टू दिसंबर ये क्या हो गया, एक टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड के दरमियान जो भी आपका डेटा होता है ना वो टाइम सीरीज डेटा होता है। और क्रॉस सेक्शनल डेटा का मतलब एक समय के ऊपर, जैसे मैं कहूं जनवरी के अंदर या 5 जनवरी के ऊपर सेल्स चेक कीजिए, 6 जनवरी के ऊपर सेल्स चेक कीजिए, तो ये आपका एक समय के ऊपर जो आपका डेटा है वो क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल डेटा कहलाएगा। लेकिन मैं कहूं 5 जनवरी से और 25 जून के बीच में आपको डेटा चेक करना है तो दिस इज अ टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज डेटा। इसको क्या बोलते हो आप लोग, टाइम सीरीज डेटा बोलते हो, समझ में आया। तो यहाँ पे टोटल 4 बेसिस पे मैंने डेटा का क्लासिफिकेशन करना आपको सिखाया। सर पहला क्या है, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा था। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने पढ़ा स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा सोर्स के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होता है, चौथा हम लोगों ने पढ़ा आपके टाइम के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होता है। पक्का पेपर के अंदर सवाल आता है, पीवाई की उठा के देखिएगा, तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इस चीज को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है, क्लियर। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे और ध्यान दीजिएगा, दो इंपॉर्टेंट टर्म है जिनके बीच में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए अगर आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर स्कोर करना चाहते हैं। एक आपका बिजनेस एनालिटिक्स होता है, एक आपका डेटा एनालिटिक्स होता है, एक आपका डेटा एनालिसिस होता है, ठीक है। दीज आर द वाइडली डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, ये दोनों शब्द काफी जुदा जुदा हैं। डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिस्ट ये दोनों चीजें अलग हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर सर डेटा एनालिसिस क्या होता है। डेटा एनालिसिस का मतलब ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग, ठीक है। आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है, क्लीनिंग करना है एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा टू द अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं आप इसको, जस्ट ए मिनट, टू द अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, क्लियर है। तो ये क्या कहलाएगा सर, डेटा एनालिसिस कहलाएगा। डेटा को एनालिसिस करना है, उसका एग्जामिन आ गया है, उसकी क्लीनिंग आ गया है, उसका इंटरप्रिटेशन आ गया है, किसी एक अंडरस्टैंडिंग पैटर्न के अंदर उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना, डेटा एनालिसिस कहलाता है। डेटा एनालिसिस के हम लोग कहते हैं एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, इसके ऊपर फोकस किया जाता है, और दिस इज व्हाई, यानी कि व्हाट हैपेंड और व्हाई के ऊपर हमारा फोकस होता है, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स जो होता है, डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो डेटा एनालिसिस है वो एक हिस्सा होता है, उसके अलावा भी हमें मल्टीपल एरियाज के ऊपर काम करना होता है। तो अगर आप लोग डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो आप लोग कहेंगे प्रोसेस ऑफ एग्जामिन, क्लीनिंग एंड द इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब व्याख्या करना, अपनी डेफिनेशन के अंदर उसको ढालना, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ एग्जामिन, क्लीनिंग एंड द इंटरप्रेटिंग डेटा टू अंडरस्टैंडिंग पैटर्न इज कॉल्ड द डेटा एनालिसिस, एंड मेनली डेटा एनालिसिस फोकस ऑन द व्हाट हैपेंड एंड द व्हाई, व्हाट हैपेंड एंड द व्हाई, इसके ऊपर इसका फोकस होता है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग एक एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं, एनालाइजिंग द लास्ट ईयर सेल्स। आपको क्या करना है, लास्ट ईयर की सेल्स को एनालिसिस करना है टू फाइंड विच प्रोडक्ट परफॉर्म्ड बेस्ट। समझ में आया, हमें ये देखना है हमारे कौन से प्रोडक्ट ने बेहतर परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, ये आपका डेटा एनालिसिस हो गया। क्या हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया। लेकिन 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 अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की, किसकी बात करते हैं, डेटा एनालिटिक्स की, तो डेटा एनालिटिक्स अपने आप में ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है।
जहां पे डेटा एनालिसिस तो इंक्लूड किया जाता है, अब उसके साथ टूल्स भी आते हैं। क्या आते हैं? कुछ टूल्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ प्रेडिक्शन होती हैं, जिनका इस्तेमाल करके हमारा मेजर जो फोकस होता है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर होता है और फ्यूचर इंसाइट्स के ऊपर होता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारा फोकस कहां पे होता है? हमारा फोकस होता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, फ्यूचर इनसाइट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है सर, जब भी आप लोग डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं तो डेटा एनालिटिक्स अपने आप में एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जहां पे डेटा एनालिसिस इंक्लूड होता है, उसके साथ कुछ टूल्स को भी समझना होता है, टेक्निक्स को भी समझना होता है, प्रेडिक्शन करना भी आना चाहिए, ताकि उन तमाम चीजों को हम लोग यूज करके, इस्तेमाल करके क्या कर सके माय डियर फ्रेंड, डिसीजन बना सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, along with फ्यूचर इंसाइट कर सके। क्लियर? तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है जिनको आपको पढ़ना है। पेपर के अंदर 100% ये सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग मेक श्योर करके ना इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको क्लियर रही होगी। अब मैं एक छोटा सा जो आपका कंपैरिजन टेबल आप सभी के लिए लेके आया हूं, ताकि आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। देखिए, सबसे पहले मैंने बेसिस बताया हुआ है, किस बेस पे मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं डेटा एनालिसिस का और डेटा एनालिटिक्स का। ठीक है, सबसे पहला एनालिसिस है स्कोप की बात करते हैं। सर, स्कोप के अंदर क्या होता है? डेटा एनालिसिस के अंदर नैरो स्कोप होता है, लेकिन जो आपका डेटा एनालिटिक्स है उसके अंदर ब्रॉडर स्कोप होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, अगर आप लोग फोकस की बात करते हैं तो फोकस के अंदर डेटा एनालिसिस के अंदर हम लोग पास्ट और प्रेजेंट के डेटा के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन डेटा एनालिटिक्स के अंदर हम लोग फ्यूचर प्लस में डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, फ्यूचर इंसाइट एक शब्द इस्तेमाल किया था। तो जो भी आपका डेटा एनालिटिक्स का गेम होता है उसके अंदर हमें क्या करना होता है? हमें फ्यूचर के ऊपर भी फोकस करना होता है, अलोंग विद डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी फोकस करना होता है। लेकिन जो आपका डेटा एनालिसिस होता है उसके अंदर हम लोग भूतकाल की बातें करते हैं और अभी वर्तमान की बात करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखिए, ऑब्जेक्टिव की अगर आप लोग बात करते हैं तो डेटा एनालिसिस का मतलब सिर्फ इतना है, हमें डेटा को अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंडिंग द डेटा। लेकिन डेटा एनालिटिक्स के अंदर आपको क्या करना होता है? डेटा का इस्तेमाल करके जो बिजनेस के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। समझ गया? यानी कि हमें क्या करना है? हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है यूजिंग द डेटा। ठीक है, डेटा का इस्तेमाल करके, डेटा एनालिसिस करके, टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल करके, प्रेडिक्शन करके हमें क्या करना होता है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजाद करना होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डेटा एनालिटिक्स। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, टेक्निक के अंदर क्या होता है? अगर आप लोग डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक स्टैटिस्टिक होता है ना, स्टैटिस्टिक जो होता है वो यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आपके एडवांस टूल यूज होते हैं अलोंग विद आपको एमएल। एमएल का मतलब क्या होता है? मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना, एमएल का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। आउटपुट की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इनसाइट चाहिए, सिर्फ इससे ज्यादा फोकस नहीं होता है डेटा एनालिसिस के अंदर। लेकिन अगर आप लोग डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं तो प्रेडिक्शन एंड द रिकमेंडेशन चाहिए, फ्यूचर इनसाइट चाहिए। ठीक है ना, ये तमाम चीजें हमें यहाँ पे जरूरत होती है। इज इट क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखना। छोटी सी टेबल है, आपको ये टेबल एक बार गो थ्रो कर ली ये लेक्चर देखने के बाद, तो इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस टॉपिक को एक तरीके से धुआं धुआं कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आसान है, आपको समझ में भी आ गया होगा। डेटा एनालिसिस बहुत छोटी गेम है, वो नैरो कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट डेटा एनालिटिक्स होता है। ठीक है, और रियल वर्ल्ड में, रियल बिजनेस वर्ल्ड में प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है माय डियर फ्रेंड्स? हमें डेटा एनालिटिक्स की जरूरत होती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हमने समझा डेटा साइंस का मीनिंग क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा के कितने टाइप्स होते हैं, किस बिहा पे क्लासिफाई किया जाता है, डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है, यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे, सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी आसान सा टॉपिक है। दैट वुड बी, ये क्या है सर? आपका टाइप्स ऑफ द डेटा एनालिटिक्स। सर, डेटा एनालिटिक्स कितने तरीके के होते हैं? तो हमारे पास 4 तरीके के डेटा एनालिटिक्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ठीक है, चलिए सॉरी, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं। तो जो आपका
टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स है, जो आपका एनालिटिक्स है उसके अंदर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है, उसके बाद आपका डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स होता है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होता है और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है। नाम याद कीजिएगा, इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है जिसके ऊपर मैं काफी डिटेल में आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ द डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं तो पहला क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है, दूसरा आपका डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स होता है, तीसरा आपका प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होता है और चौथा आपका जो आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है। ध्यान रखिएगा, जो आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है, एनालिटिक्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यानी कि एनालिटिक्स के अंदर आप लोग क्या करेंगे, हमारा मेजर फोकस रहेगा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे, व्हाट हैपेंड, एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसे मंथली सेल्स रिपोर्ट के ऊपर आपने फोकस किया तो एग्जैक्टली हुआ क्या उसके अंदर, ठीक है। लेकिन डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के अंदर ये क्यों हुआ है उसका डायग्नोसिस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की बात करते हैं तो व्हाट विल हैपन, एग्जैक्टली क्या हो सकता है, फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर व्हाट वुड बी डन, ठीक है ना, हम लोग किस पे करेंगे, व्हाट शुड बी डन, ठीक है ना, एग्जैक्टली क्या हुआ यानी कि व्हाट शुड बी डन, इसके ऊपर हम लोग मेजरली फोकस करने वाले। सर नहीं समझ में आया, क्या बताया, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्या होता है, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्ट एनालिटिक्स क्या होता है। अभी के लिए आप लोग केवल इतना ही याद कीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिए। इसके ऊपर काफी डिटेल में काफी गहराई में जाकर चर्चा करूंगा, वरना अभी करेंगे तो फिर बाद में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे को आपको समझाना है ना, वो आपको बोरियत लगेगा और फिर आप लोग कहीं ना कहीं उस टॉपिक को छोड़ देते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट तो है एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन काफी डिटेल में आएगा, तो अभी ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई बेनिफिट है नहीं। तो प्लीज आप लोग इसको इतना ही याद कीजिएगा अभी पहले चैप्टर के रेफरेंस में, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं कंक्लूडेड फॉर्म में आपसे बात कर रहा हूं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द एनालिटिक्स इन द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के अंदर एनालिटिक्स की क्या क्या एप्लीकेशन है, ये तो आप लोग शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं। 1 2 3 नंबर के लिए सवाल आता है तो लिख सकते हैं, काफी बड़ा सवाल पूछा जाता है 6 नंबर के लिए, वो कैसे लिखना है अभी मैं कुछ टाइम पीरियड में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एप्लीकेशन ऑफ द एनालिटिक्स इन द बिजनेस की बात करते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस हमारे पास है। सर एनालिटिक्स हेल्प करता है बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है। सर हमने देखा हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं सबसे पहले, फिर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं और एक कंक्लूडेड फॉर्म में एक प्रेडिक्शन करते हैं। उस प्रेडिक्शन के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। दैट्स व्हाई इनडायरेक्टली वी कैन से डेटा एनालिटिक्स, जो आपका डेटा एनालिटिक्स है वो हमारी कहां पे हेल्प करता है, सर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इज इट क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए, कॉस्ट रिडक्शन, बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोग तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, बुनियादी तौर पे उनके कारण को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम लोग उन फैक्टर्स को रिमूव कर पाते हैं जिनकी वजह से अननेसेसरी हमारा कॉस्ट बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं इन ऑल एरिया। जैसे आप लोग मार्केटिंग की बात कर लीजिए, फिनेंस की बात कर लीजिए, एचआर की बात कर लीजिए, ऑपरेशंस की बात कर लीजिए या कस्टमर मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, इन तमाम एरियाज के अंदर आपका जो एनालिटिक्स है ना बिजनेस के अंदर वो हेल्प करता है, ठीक है। ये तो कंक्लूडेड सी डेफिनेशन है, इतना तो आपको अभी तक के लेक्चर के दरमियान समझ में भी आ गया होगा। यार ये बुनियादी बातें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा डिटेल में अगर आपको लिखना पड़े तो सर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे, तो सर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स इन द बिजनेस के अंदर ये हमारी हेल्प करता है मार्केटिंग एनालिटिक्स के अंदर। मार्केटिंग एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, ये हमारी हेल्प करता है आपके कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, ताकि आप लोग अपने कैंपेन को इंप्रूव कर सके। समझ में आया। तो अगर आप लोग अपने कस्टमर को बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग वहां पे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोग एग्जांपल लेना चाहिए, कंपनी एनालाइज कस्टमर डेटा टू सेंड द पर्सनलाइज्ड एड, ठीक है ना। पर्सनलाइज्ड एड अगर आप लोग सेंड करना चाहते हैं तो डेटा के बिहाफ पे होता है, ताकि आप लोग अपनी सेल्स को क्या करवा सके, इंक्रीज करवा सके। दैट्स व्हाई इनडायरेक्ट वे में आप लोग क्या कह सकते हैं, मार्केटिंग एनालिटिक्स में काफी हद तक आपकी हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं सेल्स एनालिटिक्स, तो बहुत ऑब्वियस बात है, इसके बारे में भी ट्रैक कर सकते हैं सेल्स परफॉर्मेंस को एंड फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर सेल्स को, ठीक है। जब आप लोग ट्रैक करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आप लोग एक इस तरीके का फोरकास्टिंग कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं कि भविष्य में हम लोग इस तरफ जा सकते हैं, यहां पर जाने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना रहती है, ठीक है। ये अंदाजा लगाना जिसको कहते हैं ना, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फाइनेंशियल एनालिटिक्स। सर इसके अंदर क्या होता है, हेल्प इन
द बजटिंग, देखिए बजटिंग के अंदर हेल्प करना, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हेल्प करना एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हेल्प करना। जैसे आपने अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को डिडक्ट किया है तो ये क्या है, फ्रॉड डिडक्शन इन द बैंक होता है, हम लोग उसको एलिमिनेट करके ना कहीं आपके फाइनेंशियल एनालिटिक्स के अंदर हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट आप लोग कवर कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स एचआर एनालिटिक्स के अंदर। एचआर एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, आप लोग अपनी हायरिंग प्रोसेस को इंप्रूव करके इंप्लॉइज की परफॉर्मेंस को बेहतर करके एक अच्छा आउटपुट यहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग ऑपरेशन एनालिटिक्स की बात कर सकते हैं। ऑपरेशन एनालिटिक्स के अंदर आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी को इन प्रोडक्शन एंड द प्रोसेस, ठीक है, प्रोडक्शन एंड द प्रोसेस के अंदर। एक पॉइंट और आप लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं कस्टमर एनालिटिक्स, और एक पॉइंट और आप लोग कवर कर सकते हैं रिस्क एनालिटिक्स, और एक पॉइंट और आप लोग कवर कर सकते हैं सप्लाई चेन एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिनको गो थ्रू करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ एक बार पढ़ेंगे तो ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि चीजें आपको बेहतर वे में समझ में भी आएंगी और अगर आप एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे टाइप ऑफ द डेटा को लेकर के। देखिए अगर आपने मेरा पिछला क्लास अटेंड किया होगा तो आप सभी जानते होंगे पहली क्लास में भी हम लोगों ने काफी टाइप ऑफ द डेटा को एक्सप्लोर किया था, लेकिन मैंने पहले भी ये बात आपको क्लियर किया है सर यहाँ पर डेटा की क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे की जाती है। कुछ बेसिस को हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर कवर कर लिया था, कुछ ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे फंडामेंटल बेसिस है जिनको हम लोग आज की क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा आज की क्लास से 99% संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बिग डेटा को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है, बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर एग्जैक्टली क्या कुछ चैलेंजेस है इसको लेकर के सवाल पूछा जा सकता है, और आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा क्या होता है इसको लेकर के सवाल पूछा जा सकता है। और ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो देखिएगा आज की वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे सर, टाइप्स ऑफ द डेटा को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर टाइप्स ऑफ द डेटा के अंदर हम लोग डेटा को दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं, जहां पर पहला जो डेटा आपका निकल के आता है वो आपका कैटेगरिकल डेटा आता है, दूसरा आपका न्यूमेरिकल डेटा आता है। ध्यान दीजिएगा पहला आपका क्या रहेगा कैटेगरिकल डेटा और दूसरा क्या रहेगा सर आपका न्यूमेरिकल डेटा रहेगा। सर कैटेगरिकल डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जब जब भी आप अपने डेटा को कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं तो वो डेटा क्या कहलाता है, वो आपका कैटेगरिकल डेटा कहलाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर न्यूमेरिकल मेजरमेंट अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपका न्यूमेरिकल मेजरमेंट अवेलेबल है और आप उसको कैटेगरी में भी कैटेगराइज कर पा रहे हैं तो वो डेटा किस कहां पर चला जाएगा, वो माय डियर फ्रेंड्स आपका न्यूमेरिकल डेटा के अंदर चला जाएगा। समझ में आए, यानी कि आप लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं आपका डेटा है, डेटा को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एक आपका कैटेगरिकल डेटा है, एक आपका न्यूमेरिकल डेटा है। कैटेगरिकल डेटा वो डेटा होता है जहां पे वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इनटू द ग्रुप, जहां पर आप लोग वैल्यू को किस में स्टोर करते हैं, ग्रुप के अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन यहां पर उन जो वैल्यूज है या फिर आप लोग कहेंगे जो डेटा है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या मेजरमेंट वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन जहां पर मेजरमेंट वैल्यू अवेलेबल होती है वो क्या होता है, वो आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपके कैटेगरिकल डेटा के अंदर एक सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, एक आपका नॉमिनल डेटा होता है, एक आपका ऑर्डिनल डेटा होता है। अभी हम इसको काफी डिटेल में काफी गहराई में जाकर के चर्चा करेंगे। ऐसे ही न्यूमेरिकल के अंदर आपका एक इंटरवल बनता है और एक आपका रेशियो बनता है, यानी कि अगर आप लोग फाइनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो डेटा आपके चार तरीके के बनते हैं मोटा मोटा। एक आपका नॉमिनल डेटा होगा, एक आपका ऑर्डिनल डेटा होगा, एक आपका इंटरवल और एक आपका रेशियो डेटा होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा दो दो का कैटेगरी बना हुआ है। डेटा के अंदर आपका कैटेगरिकल डेटा होता है जहां पे आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा आता है, इसी तरीके से न्यूमेरिकल के अंदर भी आपका इंटरवल और रेशियो वाला डेटा आता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। अब हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन करके
एक एक डेटा को एक्सप्लोर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला डेटा कौन सा है सर, आपका नॉमिनल डेटा रहने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल डेटा के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, नॉमिनल डेटा रिप्रेजेंट करता है कैटेगरीज को। किसको रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है, या दूसरा शब्द आप लोग कह सकते हैं ये आपके लेबल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहां पर आपका ऑर्डर ऑफ रैंकिंग अवेलेबल नहीं होता है, माने आप लोग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते हैं, ये वाला डेटा फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे आएगा। समझ में आया? यानी कि अगर आप लोग नॉमिनल डेटा की बात करते हैं तो नॉमिनल डेटा रिप्रेजेंट करता है कैटेगरीज को एंड लेबल्स को। याद आया, किसको रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है और लेबल्स को रिप्रेजेंट करता है विद नो इनहेरेंट ऑर्डर ऑफ रैंकिंग। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, नो इनहेरेंट ऑफ ऑर्डर और ए रैंकिंग, यानी कि ना तो यहाँ पे ऑर्डर अवेलेबल होता है, ना ही आपका यहाँ पे रैंकिंग अवेलेबल होता है। यानी कि मोटा मोटा जब भी आप लोग डेटा को कैटेगरी या लेबल के हिसाब से कैटेगराइज कर देते हैं ना, तो वो डेटा क्या कहलाता है, नॉमिनल डेटा कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है सर, ध्यान देने वाली बात है की कैरेक्टरिस्टिक। कई कई बार पेपर के अंदर आपसे माय डियर फ्रेंड्स पूछा जाता है कि आपको जो आपका नॉमिनल डेटा है उसकी की कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग क्वालिटेटिव डेटा की बात करेंगे, एक आपका क्वांटिटेटिव डेटा होता है जहां पर आप लोग क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, तो जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है ना वो न्यूमेरिकल कैटेगरी के अंदर चला जाता है। जहां पर आप लोग क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द डेटा की बात करते हैं, तो वो आपका कैटेगरिकल डेटा के अंदर आता है। और यहाँ पे नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों ही किस पर काम करने वाले हैं सर, आपकी क्वालिटेटिव कैटेगरी के ऊपर या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर काम करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डेटा रहता है वो कैसा रहता है सर, आपका क्वालिटेटिव रहता है। और मैंने बताया यहाँ पे कोई ऑर्डर अवेलेबल नहीं होता है, ना ही कोई रैंकिंग अवेलेबल होता है। इसका मतलब आप लोग हायर और लेवल का क्लासिफिकेशन इस डेटा को देख करके नहीं कर सकते हैं। और ये केवल और केवल आपका एक क्लासिफिकेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो आपका नॉमिनल डेटा है, नॉमिनल डेटा के अंदर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको आपके जो नॉमिनल डेटा है उसकी डेफिनेशन को समझने में काफी हद तक आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सर, ये आपका नॉमिनल डेटा हो गया। अब आप सभी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर कुछ एग्जांपल तो दीजिए ताकि हमें क्लैरिटी हो सके। तो देखिए, एग्जांपल की अगर आप लोग बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग कुछ डेटा को जेंडर के हिसाब से क्लासिफाई कर देते हैं, कुछ आपके मेल है, कुछ आपके फीमेल है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये जो आपका मेल है और फीमेल है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑर्डर देखने को मिलता है ना, यहाँ पे आपको रैंकिंग देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर आप लोग ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, किसी का ओ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी आपको कोई न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखने को नहीं मिलता है। सिटी के नेम के हिसाब से अगर आप लोग क्लासिफिकेशन करते हैं या प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो आपका डेटा है वो कहाँ पे फॉल करता है सर, नॉमिनल स्केल के ऊपर फॉल करता है। उस डेटा को आप लोग नॉमिनल डेटा कहते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप लोग इसके स्टैटिस्टिकल यूज की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी, मोड, पाई चार्ट और बार चार्ट के अंदर इसका केवल इस्तेमाल किया जा सकता है। माने अगर आप लोग स्टैटिस्टिक के अंदर इससे फ्रीक्वेंसी आप लोग बना सकते हैं, आप लोग मोड निकाल सकते हैं, पाई चार्ट निकाल सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई आपको एग्जैक्ट स्टैटिस्टिकल यूज देखने को नहीं मिलेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉमिनल डेटा। ठीक है, आई होप कि नॉमिनल डेटा को लेकर के आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। नाउ आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल के ऊपर, ऑर्डिनल डेटा की। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑर्डिनल डेटा रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर्ड कैटेगरी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर्ड कैटेगरी को। जो कैटेगरी है वो किसके अंदर है, ऑर्डर के अंदर है। पहले अगर आप नॉमिनल की बात करते हैं तो नॉमिनल के अंदर केवल कैटेगरी थी, लेकिन उनको ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया था। वेयर रैंकिंग इज पॉसिबल, यहां पर क्या होता है सर, आपका रैंकिंग पॉसिबल होता है, बट डिफरेंस बिटवीन रैंक इज नॉट मेजरेबल। अब दो रैंक को अगर आप लोग पकड़ लेंगे, जैसे फर्स्ट रैंक है और सेकंड रैंक है, उनके बीच में कितना डिफरेंस है ये मेजरेबल यहां पे भी नहीं होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका एक नॉमिनल डेटा हो गया, एक आपका ऑर्डिनल डेटा हो गया। नॉमिनल डेटा के अंदर केवल कैटेगरी अवेलेबल होती है, रैंकिंग पॉसिबल नहीं है। ऑर्डिनल डेटा के अंदर कैटेगरी भी अवेलेबल है और रैंकिंग भी अवेलेबल है, लेकिन दो रैंकिंग के बीच में कितना डिफरेंस है ये आप लोग यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर सकते।
ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। की कैरेक्टरिस्टिक की अगर आप लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डाटा किस में होता है, सॉरी डाटा नहीं होता, वो डेटा होता है, डेटा ऑर्डर के अंदर होता है। यहाँ पे याद रखिएगा रिलेटिव पोजीशन नोन होता है। रिलेटिव पोजीशन का मतलब एक के रेफरेंस में दूसरे की पोजीशन एक तरीके से नोन होती है। और जैसा कि मैंने बताया, दो वैल्यूज के बीच में आप लोग डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट वो जो इंप्लीमेंटेशन है मीनिंगफुल नहीं रहेगा, कोई आपको एक एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग कह सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर यहाँ पे जो मीनिंग है वो आप सॉरी आपका जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है नॉट प्रोवाइड द सिग्निफिकेंट मीनिंग, क्या प्रोवाइड नहीं करता है सर, सिग्निफिकेंट आपका मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता है। अब इसी तरीके से एग्जांपल की अगर आप लोग बात करते हैं तो सर एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर आप लोग सेटिस्फिकेशन लेवल की बात करते हैं, आप सभी ने कोई वीडियो लेक्चर देखा, ठीक है, उसके नीचे आप सभी को बोला कि आपको स्टार देना, स्टार का मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, तो यहाँ पे आप लोग सेटिस्फाइड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिससेटिस्फाइड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रैंकिंग भी अवेलेबल है, अलोंग विद यहाँ पे कैटेगरी भी अवेलेबल है। तो ये डेटा आपका ऑर्डिनल डेटा के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या कहेंगे, जैसे क्लास की रैंक होगी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ पे देखिए आपकी कैटेगरी भी अवेलेबल है और रैंक भी अवेलेबल है, तो आप लोग कहेंगे ये आपका ऑर्डिनल डेटा है। जैसे ग्रेड की बात करते हैं, ए ग्रेड हो गया, बी ग्रेड हो गया, सी ग्रेड हो गया। सबसे जरूरी बात है इसके स्टैटिस्टिकल यूज पर फोकस कीजिएगा, मीडियन परसेंटाइल रैंक बेस्ड एनालिसिस आप लोग यहाँ पे इस डेटा का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एक बार गो थ्रो करेंगे तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाने वाले तमाम सवालात को अच्छे से टैकल कर सकते हैं, उनके आंसर को अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरिकल डेटा के अंदर आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा आता है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं स्केल के बिहा पे, आप लोग कह दीजिए न्यूमेरिकल डेटा को। और यहाँ पे आपका पहला कैटेगरी कौन सा बनता है सर, आपका यहाँ पे एक इंटरवल आता है, एक आपका रेशियो डेटा आता है, तो इंटरवल स्केल हो गया, एक रेशियो स्केल हो गया। और यहाँ पे आप लोग किस पर फोकस करते हैं सर, क्वांटिटी पर फोकस करते हैं। किस पर फोकस करते हैं सर, आप लोग यहाँ पर क्वांटिटी पर फोकस करते हैं। प्लीज 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 मेक श्योर करके इस चीज को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग कहां पर फोकस करते हैं सर, क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 करके काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फर्क आपको मालूम होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए ऊपर क्या है, इंटरवल स्केल है। इंटरवल स्केल को अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इनके कैरेक्टरिस्टिक से आपको अंदाजा लगेगा, इक्वल इंटरवल बिटवीन द वैल्यू, यानी कि आपने दो वैल्यू ले ली है, ठीक है, दोनों के बीच में इंटरवल कैसा रहेगा सर, आपका इक्वल रहेगा, ठीक है। नो ट्रू जीरो, यानी कि यहाँ पे जीरो, आपका जो ट्रू जीरो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ पे केवल और केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इस बात को आपको अपने ख्याल और अपने दिलो दिमाग के अंदर रखना, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे टेम्परेचर का मेजरमेंट फॉर डिग्री सेल्सियस के अंदर करते हैं या डिग्री फॉरेनहाइट के अंदर करते हैं, तो वो कहां पे आता है, सो इसी कैटेगरी के अंदर आता है। आईक्यू स्कोर की बात करते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट की बात करते हैं, तो वो भी यहाँ पे इसी डेटा की कैटेगरी के अंदर आता है। सिमिलरली अगर आप लोग ध्यान देंगे तो रेशियो स्केल के अंदर क्या होता है, इक्वल इंटरवल होता है, और यहाँ पे ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है। जहां पे भी ट्रू जीरो एग्जिस्ट करेगा वहां पे ना केवल आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, बल्कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं, यानी कि ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे ऑल अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है वो पॉसिबल है। और एग्जांपल आप लोग इनकम, वेट, हाइट और एज का ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। हाँ, एग्जामिनेशन के अंदर जरूर पूछा जा सकता है आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा, हर साल एक बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि एक साल तो आपके सब्जेक्ट को आई हुआ है, तो यहाँ से एक सवाल आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास के स्टार टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, तो इस टॉपिक को आपको पूरा का पूरा बाय हार्ट करना है। सर टॉपिक क्या है, हमें बिग डेटा को पढ़ना है, अलोंग विद उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना है। और कैरेक्टरिस्टिक को मैं समझाने के लिए आपको एक 5V फॉर्मूला दूंगा, जिसको अगर आप लोग एक बार गो थ्रो करेंगे तो आपको बड़े प्यार से बड़े आराम से तमाम तरीके की कैरेक्टरिस्टिक मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिग डेटा का मतलब क्या होता है? बिग डेटा का मतलब बड़ा डेटा, एक्सट्रीमली लार्ज डेटा, बहुत ही उलझा हुआ डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा और फास्ट ग्रोइंग डेटा सेट। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं सर? आप लोग कह सकते हैं, अगर आप लोग बिग डेटा की बात करते हैं तो इट इज रेफर टू द एक्सट्रीमली लार्ज, कॉम्प्लेक्स एंड द फास्ट ग्रोइंग डेटा सेट। समझ में आया? ऐसा डेटा सेट जो एक्सट्रीमली लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है एंड फास्ट ग्रोइंग डेटा सेट है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? बिग डेटा कहते हैं। दैट कैन बी प्रोसेस्ड यूजिंग द ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल, यानी कि जो आप लोग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे इस डेटा को आप लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत रहेगी और एडवांस एनालिटिकल टेक्निक्स की जरूरत रहेगी। ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? बिग डेटा कहते हैं। समझ में आया? यानी कि बिग डेटा का मतलब क्या होता है? द बिग डेटा मींस एक्सट्रीमली लार्ज, कॉम्प्लेक्स एंड द फास्ट ग्रोइंग डेटा सेट दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड यूजिंग द ट्रेडिशनल डेटा process tools and the techniques. We required the advanced level of the technology and the analytical techniques is called the बिग डेटा। इसको आप लोग क्या कहते हैं? बिग डेटा कहते हैं। जैसे सोशल मीडिया के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो जो डेटा होता है वो बिग डेटा होता है, एक्सट्रीमली लार्ज डेटा होता है। देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, आप लोग कह सकते हैं व्हाटएवर यू कैन से, मतलब जो डेटा है ना वो एक्सट्रीमली लार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे की पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। की पॉइंट्स को अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो और क्लैरिटी होगा। सर की पॉइंट्स के अंदर क्या है? डेटा साइज इज मेसिव, माने आपके पास बहुत मेसिव डेटा है। डेटा साइज कैसा है सर? मेसिव है, और इसको जनरेट किया जाता है एट ए वेरी हाई स्पीड। किसके ऊपर जनरेट किया जाता है? एट ए वेरी हाई स्पीड। और याद रखिएगा, कम्स इन मल्टीपल फॉर्मेट, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट के अंदर नहीं आता, ये मल्टीपल फॉर्मेट के अंदर आता है। और रिक्वायर्ड होता है हमें कुछ ऐसे टूल्स, जैसे आपका हेडूप हो गया और एपके स्पार्क हो गया। कुछ ऐसे टूल है जिनके बारे में आप सभी ने हो सकता है सुना हो सकता है नहीं सुना हो। ये ऐसे टूल है जो डेटा हैंडलिंग के टाइम पे हमारी काफी हद तक मदद करते हैं। लेकिन यहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा। अगर बिग डेटा के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कहेंगे? सर बिग डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जो एक्सट्रीमली लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और फास्ट ग्रोइंग होता है, और जिनको हमें हैंडल करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए एडवांस टूल एंड टेक्निक की जरूरत होती है, जिनको ट्रेडिशनल टूल एंड टेक्निक से हैंडल नहीं किया जा सकता, प्रोसेस नहीं किया जा सकता है, वो डेटा आपका बिग डेटा कहलाता है। बिग डेटा का जो साइज है वो मेशिव रहता है, ये इसको जनरेट किया जाता है एट अ वेरी हाई स्पीड, और ये मल्टीपल फॉर्मेट के अंदर आता है, और यहाँ पे मल्टीपल टूल एंड टेक्निक का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है इसको प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके बिग डेटा की डेफिनेशन की। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक को। मैंने बताया ना बिग डेटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिनको हम लोग कौन से फॉर्मूले से पढ़ने वाले हैं? सर 5V मॉडल से पढ़ने वाले हैं। वी का मतलब जो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट होगा ना, उसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या रहेगा? सर वी रहेगा। जैसे आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, वैरायटी हो गया, ये कुछ ऐसे शब्द आपके टाइटल हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं? वी से स्टार्ट होते हैं। तो जब भी आपसे बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाएगी तो आपको कौन से मॉडल का इस्तेमाल करके आंसर को फ्रेम करना है? सर 5V मॉडल के जो आपका फॉर्मेट है उसको फॉलो करके आपको आंसर रखना। ठीक है, जैसे अगर आप लोग फर्स्ट वी की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वी का मतलब होता है आपका वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है साइज, अमाउंट। ठीक है ना, तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे बिग डेटा के अंदर सबसे पहले ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा जनरेटेड एवरी सेकंड, यानी कि अगर आप लोग बिग डेटा की बात करते हैं तो बिग डेटा का पहला कैरेक्टरिस्टिक उसका वॉल्यूम होता है, क्योंकि बिग डेटा को बहुत ही बड़े अमाउंट पे एवरी सेकंड जनरेट किया जाता है। तो ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बिग डेटा का जो वॉल्यूम है वो कैसा रहता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड एवरी सेकंड। ठीक है, जैसे अगर आप लोग सोशल मीडिया डेटा की बात करते हैं, ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड की बात करते हैं और सेंसर डेटा की बात करते हैं, कितने आपके ट्रांजैक्शन है जो एक दिन में होते हैं? लाखों करोड़, ऑब्वियस सी बात है। कितने सोशल मीडिया डेटा है? सोशल मीडिया का कितना डेटा, कितने यूजर्स आए, कितने गए, कितने कंटेंट क्रिएटर हैं? इट्स ए ह्यूज डेटा। और यहाँ पे ह्यूज डेटा जो होता है, बिग डेटा जो होता है, उसकी जो वॉल्यूम है वो भी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और इसी तरीके से आपको पेपर के अंदर भी अपने आंसर को फ्रेम करना है। और ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम इंडिकेट करता है मेसिव साइज ऑफ द डेटा को। मैंने बताया ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेसिव साइज ऑफ द डेटा को रिप्रेजेंट करता है, हैंडल्ड इन द बिग डेटा सिस्टम। ये आप लोग समझते हैं, इसको हैंडल किया जाता है किसके अंदर? सर बिग डेटा सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की अगर आप लोग बात करते हैं तो सर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है? आपका वेलोसिटी रहता है। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? सर कितनी स्पीड से आपका डेटा बन रहा है। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एवरी सेकंड रैपिडली, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आपका बिग डेटा
क्या होता है, प्रोसेस किया जाता है। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं बिग डेटा का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक उसका वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी भी यहाँ पे बिग डेटा के केस में बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं स्पीड होता है, वेलोसिटी का मतलब एक इनडायरेक्ट वे में स्पीड एट विच डेटा इज जनरेटेड, प्रोसेस एंड द एनालाइज। समझ में आया? डेटा प्रोसेस हुआ, सॉरी जनरेट हुआ है, प्रोसेस हुआ है और एनालिसिस हुआ है, जिस स्पीड पे हुआ है वो स्पीड क्या कहलाती है सर, उसकी वेलोसिटी कहलाती है। जैसे अगर आप लोग रियल एग्जांपल की बात करें तो जैसे रियल टाइम स्टॉक मार्केट अपडेट हो गया, वो किस बिहा पे काम करता है सर, वेलोसिटी को एनालिसिस करता है, डेटा को जनरेट करता है, प्रोसेस करता है और उसको एनालिसिस करता है। अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग डेटा की बात करते हैं, तो ये तमाम किसको जस्टिफाई करते हैं सर, बिग डेटा के सेकंड कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी रेफर टू द स्पीड ऑफ ए डेटा जनरेशन इन द रियल टाइम प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपका जनरेशन से लेके, प्रोसेसिंग से लेके और उसको एनालाइज करने का काम किसके अंदर आता है, उसका जो पूरा स्पीड है ना, वही क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। इसी तरीके से जो तीसरा आपका रहेगा, जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, तीसरा वी रहेगा, वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपका वैरायटी है। वैरायटी का मतलब कहीं पे स्ट्रक्चर्ड डेटा देखने को मिलता है, कहीं पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देखने को मिलता है, कहीं पे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा देखने को मिलता है। माने यहाँ पे जो डेटा का फॉर्मेट है ना, उसके बिहा पे आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे वैरायटी डेटा के अंदर काफी देखने को मिलते हैं। यानी कि आप लोग कहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट ऑफ द डेटा। ठीक है ना, यानी कि बिग डेटा के अंदर अलग अलग फॉर्मेट से डेटा आता है। जैसे आप लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा आता है, जैसे टेबल और जो डेटाबेसेस हो गए। ठीक है ना, सेमी स्ट्रक्चर के अंदर आपका एक्सएमएल और आपका जेसन फाइल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर वीडियो फॉर्मेट, इमेज, जो टेक्स्ट हो गए, वो सब क्या है आपके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा सर, सबसे पहले आपने पढ़ा है आपका क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम के बाद आप सभी ने सेकंड क्या पढ़ा है सर, आपने वेलोसिटी पढ़ा है, सेकंड वी हो गया। ठीक है ना, वेलोसिटी के बाद सर आपने क्या पढ़ा है सर, आपका वैरायटी पढ़ लिया। ठीक है ना, अब वैरायटी के बाद जो अगला वी आएगा वो आपका वर्सिटी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, वर्सिटी, याद रखिएगा क्या आएगा, वर्सिटी। और वर्सिटी रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा को। ठीक है, किसको करता है, क्वालिटी और रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। और यहाँ पे कुछ इश्यूज है जिनको आपको गो थ्रो करना है, जैसे इनकम्प्लीट डेटा होता है, अगर नॉइसी डेटा होता है और इनकंसिस्टेंट डेटा होता है, तो वहां पे काफी सारी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। वैरायटी डील्स विद द एक्यूरेसी एंड द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डेटा। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी वैरायटी नहीं है, वर्सिटी है। ठीक है, वर्सिटी का मतलब क्या होता है, ये आपकी एक्यूरेसी और ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डेटा को जस्टिफाई करता है। और लास्ट एंड फाइनल सर आपका क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। वैल्यू का मतलब क्या है, जो आपका डेटा है, डेटा के अंदर से कितने यूजफुल इनसाइट्स आप लोग निकाल सकते हैं, कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्राइव कर सकते हैं, वो उसका क्या रहता है, वैल्यू रहता है। तो आपकी 5 ये कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बिग डेटा के केस में आपको एक बार गो थ्रो करनी है, याद कर लेनी है। और पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इनसाइट फ्रॉम द डेटा इज कॉल्ड द वैल्यू। मैंने बताया ना, उसको क्या कहते हो सर, आप लोग वैल्यू कहते हो। और प्लीज प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हो, बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर यहाँ पे वैल्यू का इस्तेमाल होता है। कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस को करने के लिए वैल्यू का इस्तेमाल होता है। और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, यहाँ पे आपको एक अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं लास्ट में जाकर के, यूनिट 5 के अंदर। तो यहाँ पे इसके बारे में आप लोग काफी डिटेल में, काफी अच्छी जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई समझने वाली बात नहीं है, केवल कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिनके टाइटल आपको पता होना चाहिए, जिनका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए, और आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के आंसर को बस फ्रेम कर सके, इस प्रोस्पेक्टिव से आपको पढ़ना है। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। ये मैंने आपको एक टेबल दे दिया है, आपकी सहूलियत के हिसाब से यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक का नाम है, मीनिंग है और उसका एग्जाम्पल है। जैसे वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया, वैरायटी हो गया, वेरासिटी हो गया और वैल्यू हो गया। ये 5V मॉडल है, जिसको आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो आई थिंक, ऐसा मेरा मानना है, आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसको टैकल कर सकते हैं, बाय हार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिग डेटा कंप्लीट हो गया। बिग डेटा के बाद आपने क्या पढ़ा सर, बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक आप सभी ने पढ़ ली, और यहाँ पे डेटा का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब एक टॉपिक और रहता है जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, सर इस बिग डेटा का एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहां पे यूज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ द बिग डेटा रेफर टू द यूज ऑफ ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट to generate the insight, improve the decision making and optimize process across the industry। समझ में है, यानी कि जो
आपका बिग डेटा का एप्लीकेशन का मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल किया जाता है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को यूज करके आपके इंसाइट को जनरेट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने के लिए एंड ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रोसेस अक्रॉस द इंडस्ट्री। ये आपका इसका बिग डेटा का एप्लीकेशन रहने वाला है। अब समझने वाली बात क्या है सर, समझने वाली बात यहां पर ये है कि जब भी आप लोग यहाँ पे बिग डेटा की बात करेंगे ना, तो मेजर एप्लीकेशन आपको बतानी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग हेल्थ केयर की बात करते हैं। आज देखिएगा, हेल्थ केयर के अंदर जब भी कोई भी डिजीज का प्रेडिक्शन किया जाता है और अर्लियर डायग्नोसिस किया जाता है, वो किसके बिहाफ पे किया जाता है सर, डेटा को एनालिसिस करके, कॉम्प्लेक्स डेटा को उसके अंदर से इनसाइट ड्रॉ करके ही किया जाता है। इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि सर डिजीज प्रेडिक्शन और अर्लियर डायग्नोसिस जो किया जाता है हेल्थ केयर के अंदर, वो किसका एप्लीकेशन है सर, वो आपके बिग डेटा का एप्लीकेशन है। जैसे आपका पेशेंट डेटा एनालिसिस किया जाता है, जैसे पर्सनलाइज जो ट्रीटमेंट किया जाता है, वो सब क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हमारे पास जो आपका बिग डेटा है उसको एनालिसिस करने का, उसको जनरेट करने का, उसको प्रोसेस करने का टेक्निक अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग फाइनेंस एंड बैंकिंग के अंदर कह सकते हैं फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए, एल्गोरिथम ट्रेडिंग करने के लिए, ये तमाम तरीके के एग्जांपल है जहां पर हम लोग बिग डेटा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आप लोग रिटेल एंड ई कॉमर्स के अंदर भी बिग डेटा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको कोई रिकमेंडेशन करना है सिस्टम के अंदर, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है। देखिए, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या जितने भी आप लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, एक बार जो आइटम आपने सर्च किया ना, उसी से रिलेटेड आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी आपके बिग डेटा को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, उसको प्रोसेस करके ना सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और सेम टेक्निक आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी देखने को मिलता है। वहां पर भी पूरा का पूरा गेम आपको डेटा साइंस का ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी तरीके से याद रखिएगा, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको एड चलाना है, वो टारगेटेड ऑडियंस को ही दिखे, तो वो डेटा के बेस पे ही होता है। कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया, उसके बाद कैंपेन परफॉर्मेंस एनालिसिस हो गया, यहाँ पे भी यूज होता है। इसी तरीके से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कोई समझाने वाली बात नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है और ट्रांसपोर्टेशन एंड द लॉजिस्टिक के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बिग डेटा की ये कुछ एप्लीकेशन है जिनको अगर आप लोग गो थ्रो करते हैं, तो ऐसा मेरा मानना है आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। दीज आर द वेरी सिंपल एंड इजीएस्ट डेफिनेशन। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस इन डेटा साइंस, कई बार इसके अंदर भी कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों एग्जामिनर हर साल यहाँ से एक सवाल पूछ लेता है। तो चैलेंजेस का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं चैलेंजेस इन डेटा एनालिटिक्स रेफर टू द डिफिकल्टीज फेस्ड इन कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द लार्ज डेटा सेट इफेक्टिवली। ठीक है ना, यानी कि आपके पास लार्ज डेटा सेट है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है। ठीक है, उस इस पूरे कार्ड के अंदर, पूरी प्रक्रिया के अंदर आपको काफी डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं। वो डिफिकल्टी को आप लोगों ने क्या नाम दे दिया सर, चैलेंजेस नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेजर चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो मेजर चैलेंजेस के अंदर डेटा क्वालिटी इशू। सर अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा आ जाए जो इनकम्प्लीट है, जो आपका इनकंसिस्टेंट है और नोइसी डेटा है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है एक डेटा साइंटिस्ट के लिए कि वो उसको कैसे टैकल करेगा। यानी कि उसका टाइम वाइम वेस्ट होगा और बड़े सारे एफर्ट उसको करने पड़ेंगे, या जो आपका यहाँ पे ये सारी चीजें हैं ना कहीं आपके रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है उसको अफेक्ट करेंगे। तो एक बड़ा चैलेंज है क्वालिटी इशू डेटा का। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो इसका मतलब क्या है सर, सिक्योरिटी रीजन, प्राइवेसी रीजन, डेटा यानी कि रिस्क ऑफ द डेटा ब्रीच, यानी कि डेटा के ब्रीच होने का, लीक होने का पूरा संभावना रहता है। यानी कि कुछ अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, अगर वो लीक हो जाती है तो डेफिनेटली उसका मिसयूज हो सकता है। तो ये आपका एक बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे बिग डेटा के अंदर। ये आप लोग कह दीजिए डेटा एनालिटिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से आप डेटा लेके आते हैं, उनको कंबाइन करना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि हर एक डेटा का अपना फॉर्मेट होता है, अपना स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज है। चैलेंजेस की बात करें, याद रखिएगा, स्केलेबिलिटी की बात करें तो हैंडलिंग रैपिडली ग्रोइंग डेटा वॉल्यूम रिक्वायर हाई परफॉर्मेंस सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोग रैपिडली ग्रोइंग डेटा वॉल्यूम को हैंडल करते हैं तो आपको जो सिस्टम चाहिए उस वो हाईली परफॉर्म्ड सिस्टम चाहिए, सीधी सीधी बात है। ठीक है, लैक ऑफ द स्किल प्रोफेशनल। ऑब्वियस सी बात है, आज हिंदुस्तान के अंदर शॉर्टेज देखने को मिलती है, किसकी, जो भी आपके डेटा एनालिस्ट है और जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं। तो यहाँ पे जितने भी स्किल प्रोफेशनल है उनका लैक है।
ठीक है, जिसकी वजह से एक बड़ा चैलेंज रहता है। उसके अलावा यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स के अंदर या डेटा एनालिसिस के अंदर आपका हाई कॉस्ट रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टोरेज एक्सपेंसिव होता है, एडवांस टूल इंप्लीमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल आप लोग लिख सकते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग इशू, इसका मतलब डिफिकल्टी इन एनालाइजिंग स्ट्रीमिंग डेटा इंस्टेंटली। ठीक है, तो ये कुछ माय डियर फ्रेंड चैलेंजेस हैं जिनको आपको गो थ्रू करना है। अगर आप लोग गो थ्रू कर लेंगे तो इतना श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा जो एग्जामिनेशन के अंदर छूट जाए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर आपकी यूनिट 1 की बात करते हैं या तो आप लोग यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो आपको तैयार करना है, डेटा के टाइप और डेटा पढ़ना। ठीक है, चाहे वो कोई भी टाइप का डेटा हो। ठीक है, डेटा एंड आप लोग क्या कर देंगे सर, टाइप को क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, इनके बीच में यानी कि आप लोग कह सकते हैं सर आपका एक तो क्या होता है, आपका डेटा साइंस होता है, ठीक है ना, और आपका क्या होता है वर्सेस द डेटा एनालिटिक्स। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आपको क्या करना है सर, डेटा हो गया, टाइप हो गया, उसके बाद डेटा साइंस वर्सेस डेटा एनालिटिक्स हो गया, उसके बाद आपका बिग डेटा हो गया। ध्यान रखिएगा, बिग डेटा से रिलेटेड जितनी भी जानकारी मैंने प्रोवाइड की है सारी बाय हार्ट कीजिएगा और इसके कैरेक्टरिस्टिक भी याद कीजिएगा। यानी कि मैं इसको लिख देता हूं 5V से। ठीक है ना, 5V जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है वो आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा जो चीज आप लोग पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इसको जूम करके मैं यहीं पे आपको बता देता हूं सर, जो मैंने आपको बताया चैलेंजेस जो आपने पढ़े हैं ना, उन चैलेंजेस को पढ़िएगा अलोंग विद यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ द बिग डेटा आप सभी ने पढ़ा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं इनको तैयार कर लेते हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं रहने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आकर के यूनिट नंबर 1 बोल सकता हूँ मैं, या आपका चैप्टर नंबर 1 बोल सकता हूँ, कंप्लीट हो जाता है 2 लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये दोनों लेक्चर पसंद आए होंगे, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, टिल द कीप लर्निंग।